एपिथेलियम में ऊतक के कई प्रकार के कार्य होते हैं। सुरक्षा, अवशोषण और श्लेष्मा जैसी चीजों को आगे की ओर ले जाना। एपिथेलियम का एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार है ग्रंथिल एपिथेलियम, यानी कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जिसमें एपिथेलियम की कोशिकाएं स्वयं को एक ग्रंथि यानी कि ग्लैंड के रूप में व्यवस्थित कर लेती हैं। और ये ग्रंथि किसी विशेष पदार्थ के स्रवण यानी कि सिक्रीशन में संलग्न होती हैं। तो ये वीडियो ग्रंथिल एपिथेलियम के विभिन्न प्रकारों को समझाएगी। ग्रंथिल एपिथेलियम में कितनी कोशिकाएं हैं? इस आधार पर इसे दो प्रकारों में बांटा जाता है। यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। सबसे सामान्य एक कोशिकीय एपिथेलियम का प्रकार है गॉबलेट कोशिका। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये गॉबलेट कोशिका है। ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जैसे विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं। इसका कार्य एपिथेलियम की सतह पर श्लेष्मा का स्रवण करना होता है। लेकिन इसका नाम इतना अजीब क्यों है? क्योंकि इसका आकार गॉबलेट एक विशेष प्रकार के प्याले से मिलता है। गॉबलेट एक ऐसा गिलास होता है जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होता है, और ठीक यही आकार गॉबलेट कोशिका का भी होता है। इसलिए इसका नाम गॉबलेट कोशिका पड़ा। बहुकोशिकीय प्रकार के ग्रंथिल एपिथेलियम कई कोशिकाओं से बने होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। ग्रंथिल एपिथेलियम को एक और तरीके से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे दो और प्रकारों में बांटा जा सकता है: बहिःस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन। तो आइए इन प्रकारों को विस्तार से देखें। तो ये दोनों प्रकार की ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक सामान्य एपिथेलियम से शुरू होती हैं। तो किसी भी एपिथेलियम में एक सतह होती है। तो ये है सतह। ये विभिन्न चीजों की ओर मुख करती है। ये बाहरी सतह हो सकती है, जैसे त्वचा पर मौजूद एपिथेलियम, या ये पाचन तंत्र की ओर मुख कर सकती है, जैसे पाचन नली को ढकने वाला एपिथेलियम। ये श्वसन तंत्र की ओर भी हो सकता है। ये वृक्क में उत्सर्जन नलिकाओं में भी हो सकता है। तो ये है एपिथेलियम की सतह। एपिथेलियम में हमेशा एक सतह होती है और साथ ही एक आधार भाग यानी कि बेसल पार्ट भी होता है। तो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथिल एपिथेलियम एक सामान्य एपिथेलियम से शुरू होती हैं, और फिर क्या होता है कि वो सतह से नीचे की ओर बढ़ने लगती हैं। जो भाग सतह की ओर नहीं होता, वहीं से वो भीतर की ओर बढ़ने लगती हैं, ताकि एक ग्रंथि का निर्माण हो सके। शुरू में बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां एक जैसी दिखती हैं। वो भीतर की ओर बढ़ती हैं और दोनों ही मामलों में एक ग्रंथि बनने लगती है, और फिर वो एक ऐसी आकृति बनाती हैं जिसमें अंदर एक खाली जगह होती है। ये एक नलिका यानी कि डक्ट जैसा दिखता है। और दोनों ही मामलों में, मतलब बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, इन दोनों में ऐसा होता है, और इस जगह को नलिका कहा जाता है, और दोनों में ये नलिका मौजूद होती है। ये नलिका बहिःस्रावी ग्रंथियों में बनी रहती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये गायब हो जाती है। हम बाद में इस पर आएंगे, लेकिन पहले बहिःस्रावी ग्रंथियों पर ध्यान देते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिका होती है। ठीक है। तो ये जो आप सभी कोशिकाएं देख रहे हैं जो नलिका को घेरे हुए हैं, ये वो कोशिकाएं होती हैं जो वो पदार्थ स्रावित करती हैं जो उन्हें करना होता है। ये ग्रंथि पर निर्भर करता है, और वो पदार्थ नलिका में एकत्र होता है और फिर वो बाहर भेज दिया जाता है, चाहे वो त्वचा हो या पाचन तंत्र जैसा कोई और हिस्सा। तो श्रवण नलिका के माध्यम से बाहर भेजा जाता है, और बहिःस्रावी ग्रंथियां हमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में मिलती हैं, जैसे पसीने की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, फिर वसामय ग्रंथियां यानी कि सेबेशियस ग्लैंड्स जो सीबम स्रावित करती हैं, फिर लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में लार का स्रवण करती हैं, और फिर पाचन ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमारे पाचन तंत्र में पाचक एंजाइम का स्रवण करती हैं। तो ये सभी अलग अलग बहिस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती हैं।
अब आइए देखें कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ क्या होता है। शुरू में उनके पास भी नलिका होती है, जैसे बहिस्रावी ग्रंथियों में होती है, लेकिन जब वो विकसित होती हैं तो नलिका गायब हो जाती है और फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सतह से संपर्क खो दिया है। बहिस्रावी ग्रंथियां हमेशा सतह से जुड़ी रहती हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां अब सतह से जुड़ी नहीं होती। फिर भी उन्हें अपने स्रावित पदार्थ को कहीं ना कहीं भेजना होता है। बहिस्रावी ग्रंथि के लिए ये बहुत ही सीधा था। वो बस नलिका में पदार्थ स्रावित करती थी, जो उसे बाहर ले जाती थी। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? वो अपने श्रवण को रक्त प्रवाह में भेजती हैं। तो होता ये है कि जब अंतःस्रावी ग्रंथियां पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, तो रक्त केशिकाएं उनमें से होकर गुजरती हैं और जो कुछ भी ग्रंथि स्रावित करती है, वो इन केशिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह में चला जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्रावित पदार्थों को रक्त प्रवाह में भेजती हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां उन्हें नलिका में भेजती हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण क्या हैं? सभी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं, जैसे थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथियां, हमारे शरीर में जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो हमने देखा कि ग्रंथियल एपिथेलियम को दो तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। एक तरीका है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथियों के रूप में, और दूसरा तरीका है बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में विभाजित करना।